हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। फिजिक्स में आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप मिनिमम 150 तो ले ही आए और बाकी फुल में फुल लाना चाहें तो वो भी ले आए। मैं उसको लेके डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। ये वही चल रही है गोल्ड सीरीज, और इससे बाहर से फिजिक्स में नीट में कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं पूरे सिलेबस को यहाँ करवा रहा हूँ आपके। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर सेकेंड लेक्चर में, जहां पर हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट देखेंगे। उससे पहले हम फेजर वगैरह की भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे पूरी पकड़ बने। और आपके लिए मैंने 11th क्लास की फिजिक्स नीट के लिए खत्म कर दी है और 12th के लिए 7th चैप्टर पे मैं चल रहा हूं। तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपनी फिजिक्स के अच्छी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फिजिक्स में कई बच्चे नीट के डरते हैं। तो वो डर मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं और आप आसानी से 150 प्लस स्कोर कर पाएं, इसके लिए कोशिश जारी है। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो ये रहा अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा नीट के लिए। ना ये 12th वालों के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए, केवल आपके लिए है। और इसीलिए इसकी इफेक्टिविटी बढ़िया है। पार्ट 2 है, आज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स और सीरीज एलसीआर सर्किट। आपके लिए जैसे मैं बता रहा था कि मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी एक ही जगह सारे लेक्चर्स को इकट्ठा कर दिया है। ये वो ऑल वीडियो लाइब्रेरी का थोड़ा सा फोटो है कि जैसे 11th की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो किसी भी चैप्टर के टॉपिक पर जाकर प्ले बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर एक ही झटके में सारा आपका जो कोर्स है उसके ऊपर जो वीडियो बने वो दिख जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जहां भी जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। नीचे टैब भी है, नीट क्लास 11th, नीट क्लास 12th। तो जिस भी क्लास की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तेजी से कर सकते हैं। इस पे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे पहुंचेंगे कैसे? तो दो तरीके हैं। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे जाएं और ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर दीजिए, ये खुलेगा। पहले लिंक को क्लिक करने पर ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे पहुंच जाएंगे, और साथ में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा लिंक, तो क्लिक करके वहां से भी जा सकते हैं। फायदा क्या है कि आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं होनी है बेटा। आपको पता रहेगा कि अरविंद सर आपके सपोर्ट के लिए कौन कौन से वीडियो बना रहे हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी को आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नोट्स बनाने में या रिवीजन के वक्त। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और ये रहा आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जाकर देखिए कि आपके लिए कौन से अच्छे कोर्सेज हैं जो नीट की जर्नी के आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। चलिए पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग किसकी? अल्टरनेटिंग करंट के मामले की। देखिए अल्टरनेटिंग जो करंट होती है, एसी करंट, एक डीसी करंट होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर लेते हैं। ये होते नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर लें और इसका ट्रीटमेंट यानी इसकी स्टडी करने के लिए रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, तो इसकी स्टडी हमारी काफी आसान हो जाती है और सारी बातें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकलता है उससे इनलाइजनिंग हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन वेक्टर्स को हम लोग फेजर डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं। फेजर डायग्राम के फॉर्म में शो करेंगे तो आखिर फेजर या फेजर डायग्राम होता क्या है? तो फेजर होता है एक रोटेटिंग वेक्टर। मैं यहां बताता हूं आपको। एक आप वेक्टर ले लीजिए, ऐसे जैसे फिल्मों में देखा होगा, जब कोई एयरप्लेन जाता है तो राडार पे ट्यू 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 करके घूम रहा होता है, तो वो वैसे ही एक वेक्टर है, ये रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहां पर कोई एंगल भी आप कह सकते हैं, सपोज करिए ओमेगा टी कह रहे हैं। तो इस वेक्टर की जो लंबाई होती है, लेंथ, उसको हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए करंट का मामला कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए करंट हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये करंट है, तो ये ओरिजिन हो गया। इसकी लंबाई को आप बोलेंगे आई नॉट। दिस इज द लंबाई ऑफ द
करंट आई नॉट, और इसके प्रोजेक्शन को, ये दो तरह के प्रोजेक्शन लिए जाते हैं। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन अगर कर रहे हैं, अगर इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्रोजेक्शन आप ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, यानी इसको यहां पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किस क्षण, किस पल करंट की कितनी वैल्यू है, अगर ये इक्वेशन है तो। और अगर आपको इक्वेशन दे रखी है ये आई, कहीं कहीं ये भी देते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो हम एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यानी यहां पर ड्रॉप कर देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है। और ये वेक्टर तो रोटेट कर ही रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ये रोटेट करता चला जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं फेजर। ये फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि उतनी ही फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है जो हम इक्वेशन यहां लिख के बैठे हैं। और एसी करंट की बात करें तो एसी करंट में हम जो फ्रीक्वेंसी करंट की और वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसको हम इसी पे प्लॉट कर देते हैं और उस प्लॉटिंग को ही हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए, बेसिकली जो फेजर डायग्राम हम बता रहे हैं या फेजर बता रहे हैं, फेजर डायग्राम, ये कोई रियल चीज नहीं है, ये इमेजिनरी तरीका, ज्योमेट्रिक तरीका है अपने एसी करंट को आसानी से पढ़ने का, जिससे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकलती हैं उसको हम समझ पाएं और अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से करें। तो जैसे मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर आपने बनाया, ऐसे वी नॉट या ई नॉट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा वेक्टर आपने बनाया इधर, दैट इज आई नॉट। तो ये जो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, सेम फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या जो भी बोलते हैं ओमेगा, उसी रफ्तार से ये घूमता है। तो यहां पर आप इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो इसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए ओमेगा टी, और इसके बीच में फाई आ गया फेज डिफरेंस, तो ये चला गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग फेज डिफरेंस कह देते हैं। ध्यान रखना होगा ये सेम फ्रीक्वेंसी के रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, ये ओमेगा से घूम रहा है। दिस इज नोन एज ए फेजर डायग्राम। और जैसे मैंने समझाया कि इस फेजर डायग्राम से आप किसी पल, किसी क्षण अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहते हैं कि भाई इस क्षण कितनी वैल्यू है करंट की, तो उसका प्रोजेक्शन लेना होगा। और वो प्रोजेक्शन इन इक्वेशंस की बेसिस पे होगा कि आपका सोर्स किस फॉर्म में दिया गया है। तो ये हो गया फेजर, और ये क्योंकि यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों प्लॉट कर दिया है, दोनों के बीच के एंगल भी दिखा दिए हैं, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसा मैंने बताया कि फेजर का ट्रीटमेंट कैसे होगा वेक्टर की, रोटेटिंग वेक्टर की तरह, क्योंकि उस तरह से ट्रीटमेंट करने पर अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है, सारी चीज एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे लेके चल रहा हूं। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई चीज होती नहीं है फिजिकली, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल नोटिफिकेशन है जो हमारी पढ़ाई को आसान करता है। नोट कर पाए होंगे पॉज करके, यही बातें यहां पर ये बताई गई हैं जो मैंने अपनी भाषा में आपको समझाई हैं। अब क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स का मतलब प्योर रेजिस्टर सर्किट हो, केवल रेजिस्टेंस लगा हो, या केवल कैपेसिटर लगा हो, या केवल इंडक्टर लगा हो, तीन सर्किट तो यही हो गए, इसके बारे में जानकारी। फिर सीरीज एलसीआर सर्किट, और सीरीज एलसीआर में मान लीजिए फिर कोई चीज एब्सेंट हो, एलआर हो, सीआर हो, या कुछ और हो, तो ऐसे सीरीज एलसीआर सर्किट को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल होता है, मैं दो लाइनों में आपको समझा दूंगा। तो चलिए पहला जो सर्किट देखते हैं, प्योर रजिस्टर सर्किट या केवल रजिस्टर सर्किट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एसी करंट का सिंबल हो गया, और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो केवल इसमें रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, केवल रजिस्टर लगा होना। अब देखिए कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सी बात, इसका जो आपने अल्टरनेटिंग करंट लगा रखी है ये कुछ वोल्टेज सप्लाई करता है, तो उस वोल्टेज की इक्वेशन E इज इक्वल टू मान लो E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जा रही है। कहीं पर E नॉट साइन ओमेगा टी ही लिख देते हैं, ये नहीं लिखते, इसका मतलब यही है, लेकिन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट है एम्पलीट्यूड, E है
किसी टाइम पर इसकी, इस क्षण इसकी वैल्यू ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम। अब इस समय जो इसमें करंट फ्लो होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि बदलता रहता है, तो जो करंट फ्लो होती है आई, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी अब इसमें निकाली गई है, मैं डेराइव नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके लिए काम का नहीं है। तो जो यहां करंट मिलती है उसकी वैल्यू आ जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों के फेज एक ही हैं, करंट के और वोल्टेज के। तो ये करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। आई एंड ई मतलब वोल्टेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज का क्या मतलब है कि दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं, भी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये कहानी हो गई प्योर रजिस्टर सर्किट की, बस इतना ही जानना है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि दोनों का सेम फेज है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि एक फेज में है, जैसा आपने देखा यहां डिराइव करके दिखाया गया है, तो वेव फॉर्म की बात करें, इसका मतलब समझ लेते हैं जिससे हमको फील आ जाए कि सेम फेज। कई बच्चे ये खासकर नीट वाले बच्चों में दिक्कत होती है, फेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो फेज में बड़ी आसान सी बात है, फेज एक होने का मतलब है कि साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। तो ये सेम फेज का मतलब हो गया। तो यहां पर देखिए दिखाएं आपको, ये जो ई की वैल्यू है दिस इज ई नॉट और ये दिस इज आई नॉट, ये आई नॉट हो गया। दोनों देखिए जब ये टॉप पर पहुंचा है तो तभी हमारी करंट भी टॉप पर पहुंची है, मैक्सिमम है। और जब ये मिनिमम है तो आई भी मिनिमम है, साथ साथ जीरो भी हुए हैं। तो इसका मतलब है जिस क्षण एक मैक्सिमम उसी क्षण दूसरा मैक्सिमम, जिस क्षण एक मिनिमम दूसरा भी उसी समय मिनिमम। इसका मतलब साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं। इसी को बोलते हैं सेम फेज में होना। इंग्लिश में कहते हैं कि, या फिजिक्स में, कि इन हार्मोनी है। दोनों साथ साथ रह रहे हैं, खुशहाल हैं, हार्मोनी है, खुशहाल जीवन है, तो सेम फेज में है, ये मामला हो गया। तो आप भी समझ पाए होंगे सेम फेज होने का मतलब। बिल्कुल आसान सी बातें होती हैं, प्यार से एक बार देखेंगे, मस्ती में 150 लेके चले आएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। खैर, अब इसका फेजर डायग्राम देख लीजिए। फेजर डायग्राम में जैसे चर्चा की थी ऐसे खींच मारिए। ये जो ई नॉट होता है, ये थोड़ा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है आई से, तो इसको लंबा बना देते हैं नॉर्मली। और क्योंकि आई भी, ये क्या हो गया, दिस इज ओमेगा टी, और इसी डायरेक्शन में आपका आई आ गया, ये आई नॉट है, एक ही फेज में है क्योंकि ये लिखा था ना, हमने यहां पर लिखा था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों के फेज यानी दोनों का एंगल जो है एक ही है। और आप यहां पर ज्यादा इसको समझना चाहें, करना चाहें, कलर बदल लेते हैं। ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E और ये वैल्यू I। काम खत्म हो गया। 0xy लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो ना लिखो। इतना अंडरस्टैंडेबल है। ये इसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज ए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर EMF यानी वोल्टेज और करंट दोनों को प्लॉट कर देते हैं विद सुटेबल एंगल, कि भाई कितना कितना एंगल उनके बीच है और कितना एक्स एक्सिस से बना रहे हैं। बात खत्म हो गई, फेजर डायग्राम हो गया। अभी आप देखते चले जाएंगे। अब इसमें दूसरी बात करते हैं कि भाई अगर हम ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाते चले जाएं या घटाते चले जाएं तो क्या होगा? तो आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेशन हम पढ़ेंगे कि ओमेगा बदलने पर आगे भी सर्किट्स में क्या फर्क पड़ रहा है उसके रेजिस्टेंस में। यहां पे रेजिस्टेंस का जो काम होता है अपोजिशन टू द करंट है, करंट फ्लो होने का विरोध करता है। इससे, इस सेंटेंस से कई चीजें समझ में आएंगी आगे आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आप ओमेगा को, ये तो वाईटी चल गया शायद, ये ओमेगा को आप बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओमेगा। क्या है ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी से नाता क्या होता है, मेरे मन में आ गया, भूल ना गया हो तो 2πf। ये हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी और ये रेडियन पर सेकेंड वाली। बढ़िया, बहुत सरल है। कहीं दिक्कत तो कमेंट करिएगा और समझा देंगे आपको। एकदम माइनस लेवल से ले आएंगे। लोग जीरो से बोलते हैं, हम माइनस से चल सकते हैं। खैर, आगे एक न्यूमेरिकल है पिद्दिकड़ी सा, उसको भी निपटा लेते हैं समझ में जैसे बेहतर आ जाए। तो लिखा है 8200 ओम रजिस्टर।
ये लिख दो R बराबर 200। न्यूमेरिकल करने का तरीका प्रैक्टिस हो जाए तो दिमाग में ही छप जाता है। कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। जब भी ऐसे लिखा हो तो ये जो वोल्टेज होता है ये हमेशा RMS वैल्यू में दिया जाता है, जब तक बोला ना जाए। अगर बोला गया है कि भाई पीक वोल्टेज है तो पीक है, नहीं बोले हैं तो RMS वोल्टेज होगा। तो ये अगली कहानी क्या है, ERMS, या इसको VRMS लिख सकते हो। कोई टीचर ने आपके V पढ़ाया हो तो V भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, 50 हर्ट्ज की बेटा जी फ्रीक्वेंसी हो गई। गिवन डाटा देखते निकलवाना क्या चाहते हैं। लिखा है कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द करंट। हमें IRMS निकालनी है, ये देखिए ये निकालनी है, बड़े आराम से निकालेंगे। ऑल्सो फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो E एंड I के बीच का फेज डिफरेंस। अब देखिए ये तो तुरंत ही सॉल्व हो गया, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रजिस्टर सर्किट है। तो प्योर रजिस्टर सर्किट में E और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं, तो दे आर इन सेम फेज। या फेज डिफरेंस कितना बोलोगे, 0। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। बात समझ में आई आपके। अब रही बात IRMS निकालने की, तो बड़े प्रेम से निकालेंगे। लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू ERMS या VRMS, जो भी भाषा आप यूज करते हैं, अपॉन R। वही V इज इक्वल टू IR जैसे होता है ना, वही लगा रहे हैं RMS के फॉर्म में। RMS वैल्यू ले ली। अब RMS का तो कोई मतलब होता नहीं, इसीलिए उसको RMS वैल्यू नहीं, वो तो फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ERMS का चर्च निकाला तो 220 आ गया। R कितना था, 200 था। 1 0 तो मर गया, 2 से काटोगे 1.1 आ गया, दिखाई पड़ रहा है और आपको भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये 1.1 एम्पियर का IRMS वैल्यू आ गया और फेज डिफरेंस बिटवीन 2 R एंड I विल बी 0। आराम से नोट कर लीजिए, बहुत सरल कार्यक्रम है। चलिए अगला सर्किट पकड़ते हैं, केवल कैपेसिटर लगा देते हैं उसके अंदर। ये देखिए अब आपने पकड़ लिया कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी इसके अंदर केवल कैपेसिटर लगा है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे काम का रहता है, हम इसको याद कर लेंगे। जैसे ये जो सोर्स का EMF है E0 sin ओमेगा t है बेटा, ये कैपेसिटेंस C है। तो इसकी जो करंट आती है वो EMF से लैग करती है या EMF से लीड करती है करंट यहाँ पर। तो ये करंट π/2 से लीड करेगी, I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो यहां पर करंट क्या करेगी, लीड करेगी π/2 एंगल से। आप ये मेरे ख्याल से बात को पकड़ पा रहे होंगे इन कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा, मैंने कैसे याद कर रखा है कि जो इंडक्टर सर्किट होता है, इंडक्टर सर्किट का L का मतलब लीड और लीड का मतलब विक्ट्री, तो वोल्टेज लीड करता है। मैंने इसको याद कर रखा है, सही बताऊं तो, जिससे मुझे गलती ना हो लिखने में। तो वो लीड करता है वहां पे वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज लैग कर रहा है, ये देखिए इससे पीछे है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि करंट लीड कर रही है π/2 से, या ये भी कह सकते हैं वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। ये भाषा एक ही है, कभी कभी किताब में ऐसे क्लैरिटी से नहीं देते हैं तो आप याद ही करने के भरोसे रहते हैं, समझ नहीं पाते। भाई ए, अगर देखिए यहां पर कितना सरल सी बात है, कहां लिखूं, यहीं लिखूं। ये मान लीजिए कोई ए इधर दौड़ रहे हैं, ये लोग, ए है ये बी है, तो आप कहेंगे ए बी से आगे है या कहेंगे बी ए से पीछे है, बात तो वही है, उसमें क्या फर्क है। ये तो हम जनरल लाइफ जीते हैं तो ऐसी बात करते हैं, वही सब है ये। खैर, आप समझ पाए कि करंट लीड कर रही π/2 से या वोल्टेज लैग कर रही है करंट से π/2 एंगल से। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिख दीजिए I लीड्स E बाई π/2। फेज लिखना चाहिए, अब ठीक समझ जाएंगे इतना। या लिख दीजिए E लैग्स, पीछे है, I बाई π/2। दोनों बात एक ही लिखी हुई है, इस बात को पकड़ लीजिए। अब इसी को देखते हुए हम लोग वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों समझ लेंगे, बड़ी आसान सी बात है। तो इसको आपने पकड़ लिया, अगली चर्चा आपको दिखाते हैं। ये पहले तो इन्होंने निकाला है, ये देखिए सारा कार्यक्रम किया है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं, वो आपको नहीं निकालना है। अब ये देखिए नेट रिजल्ट आ गया, जहां पर इसकी वैल्यू थी E = E0 sin ओमेगा t बेटा,
वहीं पर इसका करंट का वैल्यू π/2 से लीड करने लगा। लीड करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लाल कलर ले लेते हैं, चलो यहाँ पर ये देखिए ये वोल्टेज है, ये लाल कलर ये वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब इस इक्वेशन से दिखाया जा रहा है, t बराबर 0 पर E 0 है यहाँ पर। अब कोई चीज अगर फेज में π/2 आगे है तो इसका मतलब है जब ये π/2 अपना अचीवमेंट करेगा वो ऑलरेडी कर चुका है पहले, जहां पर ये शून्य था। तो ये देखिए ये जो E वाली सेगमेंट है वो π/2 यहां पहुंचा है मैक्सिमम। π/2 एंगल के बाद ये एंगल कितना होता है, π/2। और यही चीज क्योंकि ये लीड कर रहा है, ये पहले ही अचीव कर चुका है मैक्सिमम, तो ऊपर है तो लीड कर रहा है, नीचे होता तो आप कहते लैग करना। ये भी सरल भाषा के लिए ये जो लाइन है 0 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, अंडा मतलब 0। इसके ऊपर अगर आई है तो आई लीड कर रहा है, इस आई से नीचे कर दोगे तो आई वोल्टेज से लैग कर रहा है, अगर वोल्टेज 0 से शुरू है तो। उम्मीद है बात समझ पाए आप। तो यहां पर देखिए ये जो करंट था यहां से नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि ये π/2 आगे था, मतलब ये चीज पहले आ गई इसकी आई की और इस तरीके से शुरू कर रहा है। ये बन गया डायग्राम आपका ग्राफ और ऑफ E एंड I वर्सेस ओमेगा टी। तो ये आपकी कहानी, ये ओमेगा टी यहां पे लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में, ये कहानी शुरू हो गई। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से, कोई टेंशन नहीं होती। अब फेजर डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। ऐसे आपने बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, आप बना लीजिए E0, ये E0 हो गया। और क्योंकि इक्वेशन में E = E0 sin ओमेगा टी था, इसलिए ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। कोई भी यहां पे परेशानी नहीं समझ में आती। अब जो करंट थी वो इससे 90 डिग्री आगे थी, π/2 रेडियन, तो इससे 90 डिग्री आगे करीब करीब ये हमने करंट बना दी। दिस एंगल इज π/2, दिस इज I0। और ये जो वैल्यूज हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं, किसी क्षण बन गया फेजर डायग्राम। और कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना ये काफी है। बस ये फेजर डायग्राम है, ये देखिए करंट ओमेगा टी से आगे है, खत्म हो गई बात। इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसमें, जैसे हमारा रेजिस्टेंस था ना अपोजिशन टू द करंट, तो इसमें अपोजिशन टू द करंट है कि नहीं, बिल्कुल है। उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम शो करते हैं XC से। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का काम क्या है, वही काम जो आर का है, अपोजिशन टू द करंट। इसलिए इसकी SI यूनिट भी ओम ही होती है। आर की भी SI यूनिट ओम, XC की भी SI यूनिट ओम। तो ये क्या चीज है, अपोजिशन टू द करंट। ठीक है, ये कितने के बराबर होता है, 1/ωc के बराबर। और ओमेगा को अगर आप फ्रीक्वेंसी में लिख दें तो ये कहानी आ गई 2πfc। देख पा रहे होंगे। अब देखें ना, अब यहां पर आपको दिखाई पड़ा कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2πc तो फिक्स होता है, कैपेसिटेंस फिक्स है, 2π गिनती है, फिक्स है। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। इससे तीन बातें समझ लेंगे, दो बातें इसके बारे में, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो XC कम हो जाएगा। भाई ज्यादा तो कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, AC को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी AC को कहेगा चले जाओ, मुझसे पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए रुकावट बहुत कम है या नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपकी घट गई तो XC विल इंक्रीज। एंड फॉर DC बात करें, फॉर DC F की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो XC कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये क्या करेगा, DC को स्टॉप कर देगा। DC मतलब डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो अगर किसी कैपेसिटर सर्किट से आप DC करंट फ्लो कराएंगे तो वो पास नहीं होती है, बस वो कैपेसिटर चार्ज होता है। आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं चलो, कि मान लीजिए आप एक कैपेसिटर पकड़े हुए हैं और यहां पे बैटरी लगा मारे हैं, ऐसा भी सर्किट बनता है। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, जल्दी से कुछ ही समय में फटाफट चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद करंट फ्लो नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये क्या है, DC करंट नहीं फ्लो होगी, क्षणिक करंट फ्लो होगी,
क्षण भर के जब तक ये चार्ज हो रहा है। और अगर आप इस कैपेसिटिव सर्किट में एसी लगा देंगे, अल्टरनेटिंग करंट, सोर्स कैसा है, एसी, तो यहां से करंट आराम से जाती है। दिशा नहीं बनाते हैं इसमें, क्योंकि एक बार करंट ऐसे जाएगी, दोबारा उल्टी जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस बदलता रहता है। अदरवाइज करंट फ्लो होगी इसके अंदर। आप बात समझ पा रहे हैं ना? तो करंट को पास करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा वहां से कहानी से कि एफ बढ़ाने पर एक्सी घट जाता है। डीसी को पास नहीं होने देता, एसी को पास होने देता है। और साथ में एक और आपको ग्राफ भी वहां दिखेगा जो पूछा पाछा जाता है आपसे। इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो यहां पर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा कुछ भी लिख दीजिए, वही चीज है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है। और यहां पर आप बात करें तो एक्सी, तो ग्राफ कैसा आता है, इस तरह का हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है आपको। ये कहानी हो गई किसकी, ग्राफ की। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि कहानी किस तरफ जा रही है। समझ गए आप? ठीक है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं आपको और आसानी से समझाने के लिए। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि हाई फ्रीक्वेंसी वालों को ये पास होने दे रहा है, ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी वालों को पास होने दे रहा है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस सर्किट को बोलते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली करंट चली जाएगी, पास हो जाएगी इससे। तो यहां पर ये देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की थी, और जो मैंने आपको बताया ये I1 है। और उसके बाद यहां पर मैंने बताया कि डीसी को स्टॉप कर देता है ये। एसी मैं शॉर्ट में फिर लिख रहा हूं, ये पास हो जाएगी, डीसी स्टॉप हो जाएगी। क्यों होगी ये मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक, डीसी सोर्स, चलिए नॉन फिगर बना, हमने भी बना दिया है आपको समझाने के लिए। साथ में ये डायग्राम भी मैंने आपको बनाया था। दिस इज एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा या 1/f। ये कहानी हो गई एक सर्किट की। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे मोटे, वो भी कर लेते हैं क्या जाता है, जिससे बातें थोड़ी पकड़ने में हमको आसान हो जाएं। अच्छा, कुछ और भी है लग रहा है। अच्छा, हाई पास फिल्टर वाली बात, ये मैंने आपको बता दिया था कि ज्यादा पासिंग हाई फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एक्सी कम होगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट को, हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट को पास कर देता है। या हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स लगा दोगे तो उससे करंट पास हो जाएगी आपकी। और लो फ्रीक्वेंसी है या डीसी है तो स्टॉप कर देगा। चलिए एक आधे न्यूमेरिकल पकड़ते हैं इसके आगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, कौन सा कलर हाथ में है, ठीक है 60 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, ये खटाक से लिख लो, 60 माइक्रो फैरेड is connected to a 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो 110 क्या हो जाएगा, आरएमएस, कोई समस्या नहीं है। ई आरएमएस डाला तो 110 वोल्ट लिख लिया। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो एफ वाली फ्रीक्वेंसी है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू हमको निकालनी है, कहां यहीं लिख दो, आई आरएमएस हमको फाइंड आउट करनी है। हम ये जानते हैं कि आई आरएमएस अगर हमको निकालना है तो ई आरएमएस अपॉन अपोजिशन टू द करंट, जो कि यहां पर एक्सी है, वो होना चाहिए। पहले आर था, आर का जगह महाराज एक्सी ने ले लिया है। अब एक्सी फाइंड कर लो। तो यहां पर एक्सी, ई आरएमएस दिया हुआ है, एक्सी नहीं पता है, तो एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा-c, यानी 1/2πfc। वैल्यू रख दो यहां पे, 1/2 रखिए, पाई हो गया 3.14। एफ की वैल्यू कितनी थी, 60 हर्ट्ज, और सी कितना, 60 माइक्रोफैरेड। तो 60 इंटू 10⁻⁻6। अब यही वैल्यू उठाकर यहां पर ये एक्सी है 1/ करके डाल दो, उसकी जो भी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ई आरएमएस 110 वोल्ट। ये एक्सी बराबर इतना है तो 1/XC करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये करीब करीब 2.49 एम्पियर के आसपास आंसर आ जाएगा। कोई इसमें दम नहीं है, इतने कैलकुलेशन तो आप मुस्कुराते हुए करते जाएंगे। ये एक सवाल हो गया जो कैपेसिटर सर्किट पर बेस्ड है। एक और सवाल लगाएंगे, इसको आप पहले नोट कर ले बेटा।
जिससे आपको आइडिया मिलता जाए और चीज़ें पकड़ में आ जाएं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगली सवाल की तरफ बढ़े। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है V लिखा है तो V नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू ए 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। C की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफेरेड थ्रू एन AC एमीटर। वॉट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे AC एमीटर या AC वोल्ट मीटर, ये सारे डिवाइसेस RMS वैल्यू रीड करते हैं। तो हमें बेसिकली जो निकालना होगा एमीटर में, एमीटर नापेगा करंट, तो IRMS निकालना है। ये पूछे हैं अपने से, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ द एमीटर, यानी IRMS निकाल के रखना है। IRMS निकलेगा कैसे? IRMS निकालने के लिए यहां सीधे दिख रहा है कि V नॉट हमको पता है, तो हम इससे I नॉट निकाल सकते हैं। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XC, और I नॉट पता होने के बाद IRMS तो हाथ में आ ही जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे करने की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आपने जब कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आपको V नॉट की वैल्यू पता चल गई जो कि है 200√2, और ओमेगा कितना है यहां पर, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी, वो 100 रेडियन पर सेकेंड आ गया। पकड़ में आई बात। अब हम I नॉट निकालना चाहते हैं तो V नॉट अपॉन XC लिखना चाहेंगे। अब XC की वैल्यू होती है ओमेगा C के बराबर। ये वैल्यू पुट कर दो। V नॉट कहां गया? 200√2। ओमेगा कितना है? 100, और C कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। देखिए कितने प्रेम पूर्वक काम कर रहे हो आप। काटा पीटा आपने, ये 100 2 0 को मार देगा, 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा। तो 2√2 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर, इतनी करंट दिख रही है, बहुत ज़्यादा करंट दिख रही, कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी हमने। 1 माइक्रोफेरेड, तो ओमेगा 100 था, V नॉट 200√2 था। बात तो सब कुछ दुरुस्त है, ठीक है। ये वैल्यू चेक कर लीजिएगा, आनी 100 से 100 कट गया, +6, यही वैल्यू आती दिख रही है। तो ये वैल्यू आपकी यहां पर आ गई। अब इसी तरह आप फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। V नॉट था 200√2 और XC की वैल्यू थी ओमेगा C, ओमेगा था 100 रेडियन, G 100 मिल गई, और C कितना था? 1 माइक्रोफेरेड। तो 1 इंटू 10 की पावर -6, 00 2 कट गया, 2√2 और 10 की पावर 6 ऊपर चलेगी। ठीक है साहब। अब यहाँ IRMS निकालना हो तो IRMS की वैल्यू कितनी होती है? I नॉट अपॉन √2। तो ये वैल्यू लिख दो, 2√2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन √2। काटोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2 इंटू 10 की पावर 6। ये 2 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। ये कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। फिगर निकाल तो मैंने दिया है, क्योंकि इतनी हाई वैल्यू करंट, बहुत ज़्यादा करंट है, इतनी करंट रहनी नहीं चाहिए, होती नहीं है। मतलब सवाल को फिर हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। करंट छोटी होनी चाहिए इसमें, मिली एम्पियर में या एम्पियर में ज़्यादा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। वैसे मैं भी देख लेता हूँ एक बार, कहीं फिगर में, इसकी फिगर में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो गई जैसे। तो I नॉट हो गया V नॉट अपॉन 2√2 यहाँ रखा, और XC में ओमेगा C था, ओमेगा कितना है? 100 इंटू 10 की पावर -6। बात तो ठीक है यार। C है 1 इंटू 10 की पावर, ओहो, ये गलत मैंने वैल्यू रख दी है, क्योंकि XC की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C होती है। मैंने ओमेगा C रख दी है वैल्यू, इसलिए ये फिगर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, XC अलग से निकाल लेता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी करंट तो आने का कोई मतलब नहीं है। देखिए XC जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 लिखा, ओमेगा 100 था, और C कितना है बेटा? कहाँ गया C? 1 माइक्रोफेरेड। 2 0 काट दोगे, 10 की पावर -4 बचेगा, ये 10 की पावर 4 ओम आ जाएगा। तो XC की वैल्यू यहां आ गई 10 की पावर, XC यहां ही लिख दो, और इसको लिख दो 10 की पावर 4। तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी 200 लिखा रहने दो। अब ये 2 0 इससे खत्म होगा, 10 की पावर -2, ये वैल्यू आ गई 2√2 10 की पावर -2 एम्पियर। अब ठीक है ये। और I नॉट की वैल्यू आपने रखी 10 की पावर -2,
और ये वैल्यू यहां आ गई आपकी कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, या इसको बोल दीजिए 20 मिली एम्पियर। अब करेक्ट है, ये बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, समझ गया होगे। यहां पर ये रखना था, मैंने डायरेक्ट ओमेगा सी रख दिया था, गलती से वो गड़बड़ हो गई। 1/ओमेगा सी रखना है। ठीक है, यहां पर ये पकड़ लीजिए, इस तरह से सवाल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट की। तीसरी बात है, अब प्योर इंडक्टर में जैसे सर्किट बना हुआ है, कुछ नहीं करते, प्यार से ये इंडक्टर लगाते हैं, जिसको इंडक्टेंस इसका एल ले लो, और ये एसी सोर्स लग गया, ये एल हो गया, और ये हो गया E = E0 sin ओमेगा टी। अब इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है π/2। अगर इसका ये है और करंट से लीड कर रहा है तो करंट पीछे है। करंट पीछे होने का मतलब I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। ये सिचुएशन यहां रहती है। बात समझ, ई कह दो लीड कर रहा है π/2 से, या कह दो आई लैग कर रही है π/2 से। अब ये हमारा प्योर इंडक्टर सर्किट है। इसका हम जो यहाँ पे इक्वेशन निकाली गई है वो डेरिवेशन से हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे काम की चीज़ ये है जो मैंने वहाँ पर लिख दी थी। इसका वेव फॉर्म बना हुआ बगल में, तो वेव फॉर्म में जैसे बताया ये ई वाली वैल्यू हो गई, रेड कलर से दिखा देते हैं, ये ई है। और करंट जैसे नीचे चली गई, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, तो नीचे जाने पर फेज लैग कर रही है, पीछे है, और ये π/2 पीक पर है, तो ये π/2 पीछे है, तो ये शो कर रहा है करंट यहां पर लैग कर रही है या वोल्टेज लीड कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, मैंने याद कैसे रखा है, L फॉर इंडक्टर का L फॉर लीड, और जो लीड लेगा वो विक्ट्री में पहुंचेगा। विक्ट्री मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरे याद करने का तरीका है जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। आप देख लीजिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपको तो सीधे ही याद हो जाएगा, क्योंकि याद करने में आप लोग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। अपना थोड़ा याद करने में उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, समझने में ज़्यादा काम हो पाता है। तो खैर एनीवे, ये बात आप समझ पाए होंगे इसको। अब इसका फेजर डायग्राम बनाने की बात आ जाए तो कोई परेशानी थोड़े है। यहाँ पर देखिए, आपने मान लीजिए ई बना दिया है, ये देखिए ई, ये बना ओमेगा टी, क्योंकि इक्वेशन इसकी क्या थी, E = E0 sin ओमेगा टी, ये E0 है। और यहाँ पर आप जो करंट है, करंट की वैल्यू लिखी है I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, तो π/2 पीछे है, इससे 90 डिग्री पीछे बना दीजिए, दिस इज I0, और ये कितना है 90 एंगल, π/2 रेडियन। ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई, जिस भी पल आपको निकालनी है E, और इसी तरीके से ये I। ये फेजर डायग्राम है। तो फेज डिफरेंस कितना रहा, E और I के बीच में π/2 का, बात खत्म हो जाती है। कुछ भी ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। अब इसमें अपोजिशन टू द करंट, उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से शो करते हैं, ये ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा एल का मतलब है 2πf × L। तो ये क्या है, अगेन अपोजिशन टू द करंट। करंट जब फ्लो होगी तो उसका ये विरोध करेगा। बस इसको इतना पकड़िए। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख के आपको दिखाया है कि एक्सेल की वैल्यू ये होती है, डीसी के लिए F0 होता है, डायरेक्ट करंट के लिए। तो डायरेक्ट करंट के लिए XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई F0 है, देखिए डायरेक्ट करंट के लिए F है 0, तो XL भी 0, क्योंकि XL की वैल्यू क्या होती है 2πfL। F0 पुट किया 0, इसका मतलब क्या है, DC विल पास, DC को ये अपोजिशन नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल अपोजिशन टू द करंट 0 है। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी की AC है तो उसको स्टॉप कर देगा। यहां पर देखिए, अगर F की वैल्यू हम ज्यादा ले लें या इन्फिनिटी कह दो समझाने के लिए, AC के लिए कह दीजिए, ऐसी सिचुएशन है, तो हमारा एक्सेल भी क्या करेगा, इन्फिनिटी। तो स्टॉप हाई फ्रीक्वेंसी AC, तो AC की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये ब्लॉक कर देगा। यहां पर लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी AC
ब्लॉक्स को ब्लॉक करता है। तो ये आप इस बात से पकड़ पाए, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम आप देख पाए हैं, एक्सेल होता है ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, यानी एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है ओमेगा और एक्सेल के बीच में, ये एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच का या ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ हो गया। ले देखिए, अब इंडक्टर को हम बोलते हैं एज ए लो पास फिल्टर। इसका नाम लो पास फिल्टर का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी वाली जो करंट हैं उनको पास करता है। पहले वाला कैपेसिटी वाला हाई पास फिल्टर था, ये लो पास फिल्टर है, क्योंकि यहां पर हमने समझा है पासिंग लो फ्रीक्वेंसी, ये जो समझाया, और ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से हम ये कह पाते हैं कि भाई ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट को पास कर देगा। ये इसका बिहेवियर है। इंडक्टर्स लो फ्रीक्वेंसी, बात खत्म। कुछ एक दो न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। एंड आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 50 माइक्रो हेनरी, तो एल की वैल्यू दी है 50 माइक्रो हेनरी, ऐसे लिख लो। टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, सोर्स की आरएमएस वैल्यू हमको दे रखी है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल, एक्सेल होता है ओमेगा एल, मतलब होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई एफ कितना है 50 हर्ट्ज, एल कितना है 50 माइक्रो हेनरी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, वैल्यू आ जाएगी 5 पाई इंटू 10 की पावर -3 ओम। चाहें तो लिख सकते हैं 5 पाई मिली ओम, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे, और ये सामने हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं, लेकिन बात तो समझ में आनी चाहिए। अगला भी एक न्यूमेरिकल है, उसको भी करते हैं, जिससे हम इसके डिटेल में अच्छे से समझ पाएं। तो लिखा है 44 मिली हेनरी इंडक्टर, एल की वैल्यू दे रखी है 44 मिली हेनरी। कनेक्टेड टू अगेन ई आर एम एस दे रखा है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 50 हर्ट्ज। एसी सप्लाई डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। आई आरएमएस अगर आपको निकालना है तो हमें ई आरएमएस दे रखा है अपॉन, क्योंकि केवल इंडक्टर है इसमें, तो एक्सेल से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक्सेल हमको पता चल जाए तो ई आरएमएस तो मालूम ही है। अब एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, देखो यहां एक्सेल ओमेगा एल के बराबर या 2 पाई एफ एल, वैल्यू डाल दीजिए 2 पाई, एफ का मतलब 50 हर्ट्ज और एल है 44 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 13.82 ओम। ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर हमने लिखा कितना था 220 वोल्ट, और एक्सेल निकाला है 13.82, डिवाइड करके लिखोगे तो 15.9 एम्पियर, ये करंट आपकी आ गई। इस तरह से देखिए सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे ही सवाल आपके आते रहेंगे नीट में, और प्रेम पूर्वक आप करते रहेंगे। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, जिससे अगली बात सीरीज एलसीआर सर्किट की बातचीत आपसे की जा सके। चलिए अगली बात करते हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को हम, एक तरीका है कि इन तीनों पढ़ने के बाद दो दो जोड़ के समझें, या एक तरीका है कि इन तीनों को एक साथ जोड़ लें, सीरीज एलसीआर कह दें, और उसमें से ये माने कि भाई कोई एक चीज अगर नदारद है, माइनस मिसिंग है, तो क्या बनेगा। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने भी एल पढ़ा, सी पढ़ा, आर पढ़ा। एक तरीका क्या है कि इन दोनों को पढ़िए, फिर इन दोनों को पढ़िए, फिर इन दोनों को पढ़िए, या अगला तरीका क्या है कि इन तीनों को एक साथ पढ़िए, सीरीज एलसीआर, और फिर इनमें से कोई चीज अगर नहीं है तो ये एलआर सर्किट बन जाएगा, सीआर सर्किट बन जाएगा, और भी जो एलसी सर्किट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो वो बात एक ही है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। एलसीआर अलग अलग पढ़ी है। अब इसमें हम जो पैटर्न पकड़ रहे हैं, एलसीआर के बाद सीरीज एलसीआर सर्किट सीधे पढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, देखिए ये एल लगा है। अब आपको देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ अपनी स्टाइल में कि ये मान लीजिए सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो आप तीनों कंपोनेंट आपको लगाने हैं। ये देखिए मैंने तीनों आपको कंपोनेंट लगा मारे, और यहां पर एक और थोड़ी गहराई कर लेता हूं, खैर काफी है, एसी सोर्स लगा दिया। ये देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट है। अब यहां पर हम ये जानते हैं
कि इसमें ये L है, ये C है और ये R है। करंट का डायरेक्शन सीरीज में तो एक ही होगा। इसमें नॉर्मली करंट बनाते नहीं है, लेकिन बना भी दे तो कोई बुराई नहीं है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट जा रही है सपोज किसी क्षण, तो यहां पर L का डायरेक्शन अगर पकड़ोगे इस डायरेक्शन I का डायरेक्शन करंट का, तो L क्या होता है, L में तो वोल्टेज लीड करता है π/2 से, तो इसका वोल्टेज किधर चला गया, VL इधर, π/2 का लीड। इसमें क्या होता है, I जिधर रहती है उससे लैग करता है VL। कैपेसिटिव सर्किट में अभी हम लोगों ने पढ़ा था करंट लीड करती है π/2 से, और इसमें क्या होता है, दोनों लोग एक ही रास्ते पर होते हैं, VR लिख देते हैं। ये मैंने जो अभी पढ़ाई की है उसके हिसाब से ये डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है। इसमें इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, यहां बात करें कैपेसिटर में तो करंट लीड कर रही है, वोल्टेज पीछे है, और ये दोनों सेम फेज में, ये हम पढ़ाई कर चुके हैं। ये जो VL, ये VC लिखना चाहिए मुझे, ये जो VC है, ये जो बातें लिखी हैं, ये इसके अक्रॉस वोल्टेजेस बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल सर्किट पढ़ते थे डीसी वाला, इसमें इसका वोल्टेज बराबर VL प्लस VC प्लस VR नहीं कर सकते। मतलब ये अगर E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, तो हम E बराबर VL प्लस VC प्लस VR नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है VL VR। ये देखिए, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो इसको ये नहीं कर दीजिएगा जैसे हम करते थे, अब तक पढ़ाई की है डीसी सर्किट की, कि भाई V है, V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ दो, क्योंकि ये सेम फेज में नहीं है, कोई पहले है कोई बाद में है। तो इसको जोड़ने के तरीके में वेक्टर हम यूज करते हैं। बस अब यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका फेजर डायग्राम बनाओ तो देखिए कितने आराम से आप फेजर डायग्राम बना के भी काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम पढ़ते ही इसीलिए हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन एक ही है। ये जो डायरेक्शन है ये आई और VR। तो मान लीजिए कहीं पर हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो इसी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये साफ क्या हो गया VR, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही थी। अगला फोटो बना लेते हैं VL का, तो VL लीड कर रहा है I से, ये हो गया VL लीड करना, थोड़ा बड़ा बना लीजिए आप। और उसके बाद VC की बात कर लेते हैं, तो VC साहब क्या है, लैग कर रहे हैं, ये π/2 आगे थे, ये π/2 साहब पीछे हैं VC। इससे देख पा रहे होंगे, ये बन गया फेजर डायग्राम। अब इसको मैंने क्यों लंबा कर दिया था, क्योंकि समझाना था आपको। अब सपोज करिए ये देखिए VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं, कोई π/2 एक आगे है, कोई π/2 पीछे है। अब अगर हम ये सपोज कर लें कि VL इज ग्रेटर देन VC, या तो ये होगा, 3 केस हो सकते हैं, या दोनों बराबर हो, या आपका तीसरा VC बड़ा हो या VL छोटा हो, कुछ भी हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पहला केस ट्रीट कर रहे हैं जिससे समझा पाएं, बाकी जो बराबर और छोटा बड़ा होगा उस हिसाब से आप एडजस्ट कर देंगे। अगर VL बड़ा है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, और ये VC मान लीजिए 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो इसको जब घटाओगे तो इसका रिजल्टेंट यहां आएगा ना, दैट इज VL माइनस VC। 10 में से 6 गए, 4 इधर आ गया। इसका और इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये वेक्टरली ट्रीटमेंट, इसे ही हम बोलते हैं क्या, E0। दिस इज E0, जो आपने अप्लाइड वोल्टेज लगा रखा है उसी के बराबर। और ये जो डिफरेंस हो जाता है I और E के बीच में, इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। ये दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, और ये E जो चल रहा है इससे ओमेगा से, दिस एंगल इज नोन एज ए ओमेगा टी। बन गया पूरा फेजर डायग्राम। भाई E जो था उसका तो इक्वेशन यही दिया है, तो ओमेगा टी एंगल बन गया यहां से ये। अब ये I इसके साथ नहीं, ये फाइनल E0 है, इसके साथ नहीं, अलग है, तो ये phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। और क्योंकि देखिए यहां पर हमने VL को बड़ा माना है, तो ये इसका डोमिनेंस किसका है, इंडक्टर सर्किट का। इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, तो ये देखिए वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है, I पीछे, बात खत्म हो गई। अब यहां पर इस सर्किट का आप जब इंपीडेंस निकालते हैं, इंपीडेंस मतलब टोटल सर्किट का अपोजिशन टू द करंट, तो उसकी वैल्यू आ जाती है Z बराबर √R²
प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। और ये इंपीडेंस का मतलब क्या है? इंपीडेंस का मतलब वही है कि पूरी सीरीज एलसीआर सर्किट में अपोजिशन टू द करंट कितना है। और ये फिगर कहां से अचीव हो रही है? क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ नहीं है। ये देखिए VL माइनस VC है, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC। और वोल्टेज की ही डायरेक्शन में आपको रेजिस्टेंस आप बनाएंगे, वही जिधर वोल्टेज उधर रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट बनेगा एक्सएल माइनस एक्ससी। ये क्या चीज हो गई? एक्सएल माइनस एक्ससी। और ये डायरेक्शन किसका है? VR का। तो इस डायरेक्शन में हो गया R। तो R और एक्सएल माइनस एक्ससी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इनको पाइथागोरस से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इसमें, इस डायरेक्शन में। ये देखिए, तो दिस इज द इंपीडेंस। ऐसे इसको पकड़ लीजिए और शांति प्राप्त कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने काफी समझा दिया है, बहुत ही आसान मामला है। अगर VL छोटा होगा तो ये जो वेक्टर है वो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर होगा तो दोनों मर जाएंगे, एक दूसरे को किल कर देंगे। बस इसको नोट कर लीजिए, आगे समझाते हैं आपको। तो आप ये समझ पाए होंगे। पॉज में 2-4 सेकंड दे देता हूं कि इस बात को समझने के लिए बड़ा ही आसान मामला रहता है। अब यही चीज जो आपको बनाई है, यही यहाँ फेजर डायग्राम था जो मैंने आपको समझा दिया है। और इंपीडेंस की भी बात मैंने आपको, ये तो देखिए ये Z की बात कर रहे हैं, दिस इज द इंपीडेंस, ये भी मैंने आपको बताया। और ये एक इंपीडेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसे बोलते हैं बाजू में जो बनाए इंपीडेंस ट्रायंगल। वही जो मैंने समझाया था कि कैसे जोड़ के निकल रहा है। और यहां देखिए एक्सएल माइनस एक्ससी, ये R है, ये फेज डिफरेंस है फाई। यहां पर दो तरीके से फेज डिफरेंस निकाला जाता है। एक तो आप 10 फाई लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन R। ये फेज डिफरेंस निकालने भाई कितना, इसमें कहानी थी कि E लीड कर रहा है, तो E कितने से लीड कर रहा है, या करंट जो पीछे है वो कितने से पीछे, इतने फाई से। एक और यहां पे वैल्यू निकाली जाती है, कॉस फाई ले लो, तो कॉस फाई हो जाएगा R अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R अपॉन Z। इसे हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई। तो कॉस फाई आप इससे भी निकाल सकते हो, और ये कहलाता पावर फैक्टर। जब इसका अगला लेक्चर आएगा जहां पावर की बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की, वहां इसका जिक्र होगा। कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। ठीक है, तो आप ये बात पकड़ पाए होंगे। फेज एंगल कैसे निकालना है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये फेज एंगल है, ये इंपीडेंस है। तो देखिए यहां पर कार्यक्रम क्या होता है, हमारे पास E इज इक्वल टू, आप चाहें अगर लिखना E नॉट साइन ओमेगा टी, अगर आप लिख रहे हैं ऐसे जो डायग्राम मैंने बनाया था, तो I को क्या लिखोगे? I, क्योंकि यहां पर हमने ये कह रखा है कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो डोमिनेंट सर्किट ये इंडक्टर सर्किट है, तो यहां पर जो I की वैल्यू आएगी वो इससे पीछे चले जाएगा फाई, और ये फाई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे आप। इन्होंने देखिए E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई किया है। क्यों किया होगा? क्योंकि करंट को I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी ट्रीट किया होगा। तो आप उससे बिल्कुल परेशानी ना रखिए। जो इक्वेशन ये दी हुई है, ये तो दिया ओमेगा टी एक्स एक्सिस से, जैसे मैं दिखाऊं आपको, आप मेरी बात समझ पाए। बहुत आसान होता है ये सब, बस एक बार आपकी समझ में आइए। देखिए ये एंगल देखिए ओमेगा टी मैंने लिया है ना, तो इसकी इक्वेशन तो भैया यही बनी। कहां लिखी मैंने? यहां ये लिखी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट पीछे है, तो करंट पीछे होने का मामला क्या, ये फाई पीछे, तो ओमेगा टी, ये एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी माइनस फाई। वही आई के साथ लिख दिया, ओमेगा टी माइनस फाई। कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती अगर आप चीजें एक बार समझ गए हैं तो। ये इक्वेशंस बन गई। ये कब की इक्वेशन है? जब हमारा डोमिनेंस किसका है? इंडक्टर सर्किट का। डोमिनेंस पता कैसे चलता है? VL जब VC से बड़ा हो या XL XC से बड़ा हो, तो डोमिनेंस किसका है? इंडक्टर। जो जिससे बड़ा होगा उसका डोमिनेंस होगा। अभी हम दिखाते हैं आगे। नहीं बड़ा छोटा होगा तो दोनों निपट जाएंगे, प्योर रेजिस्टर रेजिस्टिव सर्किट आ जाएगा। ये स्पेशल केसेस हैं, उसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। XL बराबर XC हो जाता है अगर, तो XL बराबर XC का मतलब है कि VL बराबर VC हो गया है। दोनों बातें एक ही हैं।
और VA बराबर VC का मतलब है कि L और C दोनों एक दूसरे को किल कर दिए हैं, तो बचा क्या, R। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा, मतलब E और I सेम फेज में होगी, छुट्टी। अब दूसरी देखिए, XL बराबर XC या VL इज ग्रेटर देन VC। अगर L बड़ा है VL, L का मतलब VL बड़ा है या XL बड़ा है XC से, तो डोमिनेंस किसका है, जो बड़ा है, VL बड़ा है। तो ये सर्किट कौन सा डोमिनेंस लेगा, इंडक्टर सर्किट। इसका मतलब है कि आपका E लीड करेगा और I लैग करेगा, और ये कहानी हो गई डोमिनेंस किसका, इंडक्टिव का। अगर XC बड़ा है XL से या VC बड़ा है VL से, तो कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेंस हो जाएगा। वहां पर क्या होता है, करंट लीड करता है, तो इसमें करंट लीड करेगा। और ये जो एक पॉइंट लिखा है ग्राफ, ओमेगा बढ़ाने के साथ साथ सीरीज LCR सर्किट में Z में क्या फर्क पड़ता है, ये जरूर पकड़े रहिए, कभी कभी अक्सर पूछते हैं। तो ये डायग्राम या ग्राफ इधर है, Z वर्सेस ओमेगा किसके लिए, सीरीज LCR सर्किट के लिए। तो ये देखिए ओमेगा नॉट है, जहां ओमेगा नॉट का मतलब है XL बराबर XC जहां होता है, ये रेजोनेंस की कंडीशन, अभी बात हम लोग करेंगे। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस वाली, तब ये घटेगा 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 और फिर ओमेगा नॉट सबसे कम, फिर ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये आपका Z वर्सेस ओमेगा, Z क्या है इंपीडेंस, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सीरीज LCR का बिहेवियर है। तो ये आप बात को समझ पाए होंगे। अब स्पेशल केस के बाद अब आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ LCR सर्किट। जैसे मैंने बताया कि सीरीज LCR सर्किट पढ़ लिया, लेकिन मान लीजिए C नहीं है तो LR सर्किट हो जाएगा। LCR में R नहीं है, R तो ऐसे हमेशा ही होता है, लेकिन R नहीं है तो LC सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही सब बन जाएगा तोड़ तोड़ के। तो यहां पर मान लीजिए LCR में आपके पास LC सर्किट है, R नदारद है। हम लोगों ने थ्योरेटिकल माना R, कोई भी सर्किट ऐसा होता नहीं इसमें रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन बात खत्म हो जाती है मान लीजिए R नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंपीडेंस में R को उड़ा दो, R बराबर 0। तो ये XL माइनस XC का स्क्वायर, यानी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL माइनस XC के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा अगर R नहीं है तो। और यहां पर बातचीत करेंगे क्योंकि XL XC बराबर है, तो XL अगर XC से बड़ा है तो वोल्टेज लीड करने लगेगा, और XL छोटा है तो करंट लीड करनी पड़ेगी, और दोनों अगर बराबर हैं तो उस समय Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए क्योंकि R था ही नहीं इसमें। इन दिस कंडीशन करंट इन दिस सर्किट विल बी मैक्सिमम, XL बराबर XC पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, कुछ ना कुछ R रहता है। तो ये बात आप समझे LC सर्किट की कहानी है। अब यहाँ अभी लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप पकड़ें कि भाई अगर फेज इन दोनों केसेस में तो हमने निकाल लिया कौन किससे डोमिनेंस कर रहा है, बात बन गई, क्योंकि यहां पर लीड और लैगिंग π/2 से ही आएगी। लेकिन अगर सर्किट में L और C ना होके कोई और कॉम्बिनेशन है तो हमको फाई भी निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस। यहां पर फाई क्या है, या तो प्लस π/2 है या फाई माइनस π/2 है। भाई एक में लीड कर रहा है, एक में लैग कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी, जहां पर RC सर्किट है नंबर 2, और ये तीसरा सर्किट LR सर्किट। RC सर्किट में जो था उसमें से XL हटा दो तो ये इंपीडेंस है, और 10φ में हमने जो सीरीज LCR के लिए बनाया था, ध्यान रखिए सीरीज LCR के लिए 10φ जो निकाला था, वहां जो माना था वो माना था XL माइनस XC अपॉन R, जो जिससे बड़ा छोटा। अब अगर यहाँ L है ही नहीं तो माइनस साइन भूल जाइए, क्योंकि L की बड़ा था इसलिए माइनस आया था इधर, ये XC अपॉन R आ गया, ये देखिए। और इसमें क्योंकि C है, RC सर्किट में कैपेसिटर डोमिनेंस सर्किट है, तो करंट लीड करने लगेगी, तो करंट की इक्वेशन ये बन गई। और ये इसकी जो E की इक्वेशन थी वो E इज इक्वल टू साइन E नॉट साइन ओमेगा टी थी। ये देखिए यहां से लीड कर रही है फाई एंगल से। फाई एंगल कैसे निकाला, यहां से ये इससे निकाला, कहां गया ये। अब LR सर्किट हो गया, तो LR सर्किट में C गायब है, तो यहां से C उड़ा दो, इसमें XC 0 कर दो, ये बन गया। और 10φ यहां निकालोगे तो क्योंकि XC है ही नहीं तो XL अपॉन R आ गया। हम जानते जो L सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट, वहां वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज अगर हमारा ये है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इससे फाई आगे है तो ये पीछे होगा, माइनस फाई कर दिया, फाई की वैल्यू यहां से निकाल ली।
बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, एक सर्रे में है। आप समझ रहे ना, एक तरीके से है। फिजिक्स में तरीका ही चलता है अधिकतर। जो थोड़ा समझ लेंगे तो जल्दी आपको, जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो बहुत एक्सेप्शंस मिलते हैं वहाँ। फिजिक्स में आपको बहुत लिमिटेड एक्सेप्शंस की बात करेंगे आप वहाँ। मैं केमिस्ट्री तो मुझे ज़्यादा नहीं आती ना, ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन कहने का मतलब अपना अपना पसंद होता है। तो आपके लिए तो ज़रूरी है केमिस्ट्री को भी हैंडल करना, बायो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं आप दिन रात, और फिजिक्स भी साथ में रखना, क्योंकि फिजिक्स से ही सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज का पक्का होगा। अगर फिजिक्स में 50 नंबर आपके आ गए, गलती से गड़बड़ हो गई, तो आप अगर बायो और केमिस्ट्री में फुल भी ले आएंगे ना, 360 में 360, 180 में 180, तो भी जोड़ेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 590 बनेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलेगा आपको। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए बैलेंस की जरूरत है, यानी फिजिक्स तो ध्यान देनी ही पड़ेगी, पसंद आवे और चाहे ना आवे। अगर फिजिक्स में 150 आ जाए सपोज करिए, तो हंसते हंसते थोड़ी अच्छी पढ़ाई और अच्छी प्रैक्टिस से आप 650 आराम से अचीव कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा रहा तो इसलिए फिजिक्स पे ध्यान देना आवश्यक ही है। खैर आप इसको समझ पाए होंगे। अब अगली बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस की। रेजोनेंस की जो सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन कब बोली जाती है? जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? ये देखिए, आपने सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस ये निकाला था, और आप जानते हैं आई की बात करें, अगर हम आई नॉट लिख दें तो इसे ई नॉट अपॉन जेड लिखोगे आप। तो आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? ये आई लिखो, आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? जब जेड की वैल्यू मिनिमम हो, तभी तो आई नॉट मैक्सिमम जाएगा। और जेड मिनिमम कब हो सकता है? जब भाई स्क्वायर क्वांटिटी कभी निगेटिव तो होती नहीं, रेजिस्टेंस तो जो वैल्यू है वो है ही, क्योंकि उससे घटाओगे क्या, ये जीरो हो जाए। तो एक्सएल बराबर एक्सी पर आपको मिल जाती है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में ये होता है करंट मैक्सिमम मिलना, है ना। ये कहानी यहां पर सेट हो गई। और इस कंडीशन को अगर लिखो यहां एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल को लिखते हो ओमेगा एल और इसको लिखते हो 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर लिखते हैं इसको। और इसी जगह अगर 2 पाई एफ आर लिख दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये एलसी है। तो यहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। ये इसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये आपसे फॉर्मूले के तौर पर सवाल निकालने के दिया जाता है। छोटी छोटी बातें एक बात ध्यान रहे तो आप मजाक मजाक में सवाल सॉल्व कर देंगे। तो आप समझ गए कि रेजोनेंट कंडीशन में आपको आई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, जेड आपका मिनिमम होना चाहिए। अब कुछ रिस्पॉन्सेस कर्व्स देख लीजिए, कोई खास बात नहीं, फिर भी ध्यान देने के लिए कि एक्सएल बराबर एक्सी पर आपका इंपीडेंस कब मिलता है? ये देखिए, ये इंपीडेंस की वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? एक्सएल बराबर एक्सी। तो यहां पर आप बात करेंगे तो ये Z का जो कर्व है वो कम है यहां पर, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिल रही है किसकी? आई नॉट की। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू आई है। ये कर्व है, इसमें काफी बातें और भी लिखी हुई हैं। जो ये कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है? एक्सएल बराबर एक्सी वाली, जहां पे रेजोनेंस मिलता है। इतना ही जान लीजिए काफी है। और आई मैक्सिमम होगी, जेड आपका मिनिमम होगा, जैसे आप जान पाए हैं। अब अगली बात आती है क्वालिटी फैक्टर। ये जो रेजोनेंस करा रहे हैं या जो हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? देखिए, रेजोनेंस क्या होता है, आप अभी के जमाने में तो डिजिटल जमाना है, शायद आपने देखा हो या अंदाजा हो, पहले जो रेडियो आते थे, टेलीविजन भी पहले, खैर रेडियो की बात करते हैं, रेडियो में कोई स्टेशन लगाना हो तो एक नॉब रहता था, घुंडी होती थी, उस बटन को घुमाते थे और सुई हिलती थी और वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता था जो रेडियो स्टेशन वाली है, और गाना बढ़िया सुनाई पड़ता था। अब तो क्या होता है कि डिजिटल है, नंबर फीड कर दीजिए 98.3 FM, 98.3 और धड़ से पकड़ लेता है। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के आजू बाजू अगर है तो नहीं पकड़ेगा। तो वो उस फ्रीक्वेंसी जो टेलीकास्ट की जा रही है उस फ्रीक्वेंसी से अपना रिसीवर आप मैच करा देते हैं तो वो स्टेशन बजने लगता है।
तो वहां पर एम्पलीट्यूड उसका या करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि हम यहाँ मान लीजिए ट्रांजिस्टर, कार में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, घरों में तो लोग रेडियो बहुत कम खरीदते हैं अब, वो सारेगामा वाला रेडियो कुछ लोग खरीदते हैं लेकिन बहुत कम, नॉर्मली मोबाइल पे गाना सुन लेते हैं या कंप्यूटर पे सुन लेते हैं, ऐसा ज़माना है। लेकिन कार में जब आप जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा कार में तो कार का स्टीरियो लगा होता है, तो वहाँ पर देखिए कई तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही हैं भाई। रेडियो स्टेशन मान लीजिए आपके शहर में 10 हैं, तो 10 ने छोड़ी फ्रीक्वेंसी, वो बजाए कौन सा? तो बजाने के लिए आपको उस अपने जो रेडियो है, मतलब जो ट्रांजिस्टर है जो लगा है कार का साउंड सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करानी पड़ेगी। जिससे मैच करा देंगे उसका आई बढ़ जाएगा और वो बजने लगेगा, बाकी हटा देगा। अब जो बज रहा है वो एकदम झन्नाटेदार बजे, डॉल्बी साउंड, झम धड़ स्टीरियोफोनिक। उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो रेजोनेंस हुआ है इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होने का मतलब अभी हम देखेंगे साइंटिफिक तरीके से कि कोई और डिस्टॉर्शंस हमको ना मिले। कभी कभी लगता है ना पकड़ा स्टेशन लेकिन आवाज सही नहीं आ रही है, इसका मतलब है रेजोनेंस का क्वालिटी पुअर है। अगर रेजोनेंस का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा तो आपको झन्नाटेदार आवाज सुनाई पड़ेगी, मजा आ जाएगा, तड़क 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 तड़क। खैर आप समझ पाए होंगे ये एक फॉर्मूला है जो क्वालिटी फैक्टर जिससे आप निकालते हैं, Q इज इक्वल टू 1/R √L/C, सीरीज LCR सर्किट के अंदर। और इसको थ्योरेटिकली हम लोग कई डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी फैक्टर को बोलते हैं कि जो वोल्टेज है अक्रॉस L और C, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों वोल्टेज सेम होते हैं, VL और VC वाले सेम होते हैं, तो और अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को मार देते हैं। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो केवल R पे ही रहता है। तो जब भी रेजोनेंस कंडीशन आपकी बनेगी वो सीरीज LCR में, वो कैसा सर्किट हो जाएगा? केवल R वाला। जब भी XL = XC हुआ तो क्या होगा? आप भूल जाइए सब कुछ, वो प्योर DC वाला सर्किट समझ लीजिए उसको, एक तरीके से R ही R रह गया, मतलब DC सर्किट नहीं है लेकिन वो केवल R वाला सर्किट रह जाता है। तो इस समय ये वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस R, इसका रेशियो लेते हैं तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया गया है और ये इसका फॉर्मूला है जो हमको ध्यान रखना चाहिए, इस्तेमाल होएगा। दूसरी बात यहां दिखाते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ये घटाते चले जाएंगे, देखिए R यहाँ पे ज्यादा है, ये जो पॉइंट है ये XL = XC वाला जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ये पॉइंट नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस हम ज्यादा कर दें कोई फर्क नहीं, ये पॉइंट नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो R की वैल्यू कम रखनी होगी। ये 100 करेंगे तो ये देखो R I यहां तक मिला है I0, और R घटा दिया तो I हमारा काफी बढ़ गया। और इसके बाजू में जो बैंडविड्थ हम करते हैं ω1 ω2, वो वैल्यू क्या होती है? इसकी RMS वैल्यू ऑफ करंट I0/√2 या 0.707 I0। ये इस तरफ एक तरफ ले लेते हैं IRMS, दूसरी तरफ IRMS, और ये ω1 ω2 के बीच का जो डिफरेंस है इसे ω2 - ω1 कर दीजिए, बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, इस बैंडविड्थ में वही स्टेशन पकड़ेगा। अच्छा पकड़ाने के लिए XL = XC, समझ पाए होंगे ये थोड़ा सा ग्राफ। R कम करने पे I0 बढ़ रहा है और Q की वैल्यू तो मैंने आपको बताई ही थी, तो ये इसको वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दिखाई गई है, इसको मुझे R3 लिख देना चाहिए। तो जैसे जैसे R घटाएंगे ये देखिए वैसे वैसे I की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस कंडीशन सबके लिए सेम ही होगी, ये ω0 या जो भी लिखना चाहें रेजोनेंस वाली कंडीशन के लिए। तो ये भी पूछा R घटाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा जो आपके सामने है। बाकी मैंने बैंडविड्थ की भी बात आपको चर्चा की थी यहाँ कि ये जो पॉइंट होते हैं ω1 ω2, ये I की वैल्यू होती है 0.707 I0, मतलब है I0/√2 IRMS वैल्यू। तो ये बैंडविड्थ कहलाती है। याद देखिए ω1 - ω2 कर दो या ω2 - ω1 कर दो, ये बैंडविड्थ है। इस बैंडविड्थ को जितना हम छोटा करता चले जाएंगे उतना क्या हो जाता है हमारा, इसकी पीक बढ़ती चली जाती है। भाई जितना हम कर देंगे इसकी चौड़ाई कम हो गई, इसकी पीक ज़्यादा मिल जाती है, तो हमारा अच्छा क्वालिटी फैक्टर रहता है।
आप समझ पाए ना, इसको आपने कम कर दिया, तो अगर इतना कर दिया तो इतने में ही फ्रीक्वेंसी आपकी पकड़ेगा ना, जो पकड़ेगा स्टेशन, तो डिस्टॉर्शन और कम होते चले जाएंगे। तो जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर बेहतर होगा, उसे बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये आप अंदाजा आपको लग गया होगा, ये जो बात मैंने यहां पर कह रहा हूं। अब इसी में छोटी सी बात और नोट के तौर पर है कि भाई क्वालिटी क्यू फैक्टर डिनोट्स द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। शार्पनेस समझिए होंगे, जन्नाटेदार गाना। हाई क्यू फैक्टर इंडिकेट्स लोअर रेट ऑफ एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस भी कम से कम रहेगा अच्छा क्वालिटी फैक्टर होने पर। हायर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इंडिकेट्स शार्पर पीक इन द करंट। जो पीक है वो काफी ऊंचा मिलेगा, तो ऊंचा मिलने पे क्या है कि आपको डिस्टॉर्शंस या नॉइज नहीं मिलेंगे। और आर की वैल्यू अगर 0 है तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक चीज और बताने का मन कर गया बाकी सवाल करने से पहले, कि सीरीज एलसीआर सर्किट में जब आपका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूं कि यहां पर मान लीजिए आप 220 वोल्ट का आरएमएस लगाए हैं और ये रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है एक्सएल बराबर एक्ससी, ये कंडीशन इसमें लगी हुई है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या देखेंगे, जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो सारा अक्रॉस आर होता है, सारा वोल्टेज ड्रॉप यही मिलेगा। क्या इन दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? आंसर होगा, और बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है, आपको समझाने के लिए, कि 220 वोल्ट का लगाए हैं तो यहां 1200 वोल्ट का ड्रॉप हो और यहां भी 1200 वोल्ट का ड्रॉप हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये समझाने के लिए, इसलिए एक दूसरे को मार देते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो ड्रॉप यहां है, ये ओरली कर लेंगे कई सवाल, वही आपका पूरा ड्रॉप यहां मिलेगा। इन दोनों पे क्या ड्रॉप नहीं होगा? ड्रॉप होगा, ज्यादा होगा। इसको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए मार देता है। तो 220 लगाया, मान लो यहां 1200 मिला, 1200 वोल्ट, और यहां भी 1200 वोल्ट, लेकिन अपोजिट है, तो कुल ड्रॉप यही है, लेकिन इन पे ड्रॉप है और ज्यादा है। तो जब भी एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, हमारा ये दोनों कोई वोल्टेज नहीं लेते हैं, तो जो कुछ भी आप कैलकुलेशन करेंगे केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट मान के ही कैलकुलेशन कर देंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब कुछ 1 2 3 न्यूमेरिकल लेके मैं कर देता हूं, जिससे बात आपकी पकड़ में आ जाए। ये देखिए, यहां पर बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। लिखा है साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज है, एंड पीक वैल्यू वोल्टेज की दे रखी है 150 वोल्ट, इज अप्लाइड टू ए सीरीज एलआर सर्किट। आर दे रखा है 20 ओम और एल दे रखा है 40 मिली हेनरी, और एलआर सर्किट है, तो ये बना दीजिए आप एलआर सर्किट। आपको समझाने के लिए ये बन गया एल और ये बन गया आर, कलर बदल लेते हैं। अब इसमें क्या निकालना, कंप्यूट टी ओमेगा जेड एंड फाई। तो इसका टी निकालो, तो टी तो तुरंत ही निकल आएगा, टी होता है 1/f, और f कितना है 1/60। तो ये आपका टी निकल आया, इतना सेकंड। बात कर रहा है ओमेगा की, ओमेगा होता है 2 पाई f। 2 पाई लिखिए और f की जगह लिखोगे 60 1/f 60 सेकेंड, ठीक लिखा हुआ है। 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 60, ठीक है। 2 पाई f, तो f की वैल्यू 60 लिखी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 पाई आ रहा है, 120 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 डाल दोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 377 रेडियन पर सेकेंड। थोड़ा क्लोज लिख दिया है, रेडियन। ये आपका आ गया ओमेगा। अब पूछ रहा है z बताओ। z से पहले z निकालने के लिए ना, इसका z क्या होगा, इंपीडेंस √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ये रूट है। तो r तो पता है, एक्सएल नहीं पता, तो एक्सएल निकाल लो पहले। एक्सएल की वैल्यू होती ओमेगा एल, ओमेगा हमको मालूम चल चुका है 377 है। एल कितना है 40 मिली हेनरी, तो हेनरी में कन्वर्ट कर लो 0.04।
तो ये वैल्यू हो गई 40 मिली हेनरी था, 0.04, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 15.08 ओम, ये एक्सेल आ गया। Z निकाल लो, R कितना था 20 ओम, और ये 15 माइनस 0.8 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 25.05 ओम, ये Z निकल आ गया। ये 15 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर, करीब करीब 625 है, 25 के आसपास आ गया। अब क्या बचा रह गया, Z आगे फाई बता रहा है, तो फाई के लिए 10 फाई आप इस सर्किट में क्या लिखते हैं, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू कितनी थी 15.08 और आर कितना है 20 ओम। ये देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहां फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स, इसको डिवाइड करोगे तो 0.754। इतना ही लिख के छोड़ दिए, याद तो करेंगे नहीं, लेकिन किताब के अनुसार ये 37 डिग्री आएगी। ये आंसर हो गया बराबर। अब इसके अलावा ये पहला वाला सब खत्म हो गया। दूसरा है कंप्यूट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ करंट VL, VR, VL एंड V नॉट। एम्पलीट्यूड्स ऑफ करंट लिखा, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हमको निकालना। ये VR, VL, VC क्या लिख दिया है, ये भी शायद निकालने को बोल रहा है। अच्छा, चारों बातें निकालनी है तो यहीं पे कर देते हैं जिससे कि हमें पलटना ना पड़े। तो चलिए बात समझते हैं, नंबर बी पे आ जाते हैं। तो बी पे पहले पूछा है हमारा आई नॉट बताओ। तो आई नॉट का मतलब होता है ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट हमारा कितना था, ये ई नॉट था 150, तो 150 अपॉन 25, 25.05। इसको आप सॉल्व करोगे मोटे तौर पे 6 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, 25 मान लो तो ये आपने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकाला। वी आर निकालना अगर आपको है तो वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इजिकल टू आई आर टाइप ही लगा, तो ये रहा I इंटू आर। और एम्पलीट्यूड्स निकालने इसलिए आई नॉट लेना होगा। ये वी आर जो लिखा है ये इसका एम्पलीट्यूड, इसको ऐसे लिख देते हैं वी नॉट और ऊपर आर, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑफ आर है, क्योंकि बदलता रहता है ना वोल्टेज। तो आई नॉट इंटू आर लिख दीजिए। आई नॉट है 6 एम्पियर, आर कितना था बेटा यहाँ 20 ओम, तो 120 आ गया, 120 वोल्ट। अब इसी के अनुसार VL की बात करें तो V नॉट L, करंट तो वही है I नॉट, और साथ में क्या करोगे एक्सेल करोगे, V इजिकल टू आई आर टाइप, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो I नॉट हो गई 6 और एक्सेल की वैल्यू निकालोगे तो 15 है, तो 15.08, तो 15 छक्के 90, करीब करीब ये 90 आएगा या 90.5 वोल्ट। और भी कुछ पूछा है, V नॉट की बात कर रहा है, तो V नॉट तो भैया जो आप लगाए रहते हो वही आता है, जोड़ के भी निकालोगे तो वही आएगा। तो इसका जो V नॉट होगा वो 150 वोल्ट ही हो जाएगा। तो ये V नॉट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 150 वोल्ट ही। तो ये सारा, ये एक अच्छा सवाल है, कई सारी चीज़ें छोटी छोटी निकाल के समझाता है आपको। आप इसको नोट कीजिए, 2 न्यूमेरिकल और लगाते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा, ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। आगे नेक्स्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर बोला गया है ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 4 हेनरी इंडक्टर। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर से आपका कनेक्ट है, और ये एसी सोर्स ही होगा, देख लेंगे अभी। ये आर है, ये एल है, और ये वैल्यू दे रखी है 100 ओम, और ये दे रखी है 4 हेनरी। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज, यहां दे रखा है वी आर की वैल्यू, अच्छा इक्वेशन में है, तो ये वी आर जो दे रखा है वो है 2 वोल्ट साइन 10 की पावर 3 इंटू टी विथ प्रॉपर यूनिट्स। तो ये देखिए वी नॉट हो गया आपका कितना यहां पर, ऑन कंपेयरिंग विथ साइन ओमेगा टी। तो आप जान रहे हैं वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट आर की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 वोल्ट, और ओमेगा हो गया 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर बेटा हमें निकालना था फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, सर्किट करंट। तो सर्किट करंट देखिए कैसे निकालेंगे,
पहला पॉइंट लिखते हैं, आई इन द सर्किट, मैं वाइट कलर ले लेता हूं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर अपॉन आर। भाई इसमें वी आर हमको दे रखा है और रेजिस्टेंस पता है, वी इज टू आई आर लगता है, तो करंट जो इसके अंदर होगी वही तो इसके अंदर होगी क्योंकि सीरीज सर्किट है, इसलिए वी आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो वी आर कितना था, 2 sin 10 की पावर 3t अपॉन आर कितना दे रखा था, आर शायद दिया है 100 ओम का, ये 100 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आई आ गया। ये है कितना, आई इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 साइन 10 की पावर 3t, ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ आई आ चुका है, पहला आंसर आ गया, अच्छी बात है। दूसरा, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए एक्सेल चाहिए हमको, तो एक्सेल के लिए होता है ओमेगा एल, ओमेगा पता है 10 की पावर 3 है और एल की बात इन्होंने देखी 4 हेनरी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ये भी कैलकुलेशन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर पे कितना वोल्टेज है इसको हमें लिखना है। तो यहां पर आप देखें कि जो करंट यहां पे फ्लो कर रही है, ये करंट जो हमेशा क्या होगी, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो इसमें ओमेगा टी जुड़ जाएगा, π/2 जुड़ जाएगा, आप समझ रहे हैं भाई, करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया है और इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करती है π/2 से, तो हमारी जो वैल्यू बनेगी, नंबर 3 की बात करें, नंबर 3, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल टू अक्रॉस द इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस द इंडक्टर जो वैल्यू रहेगी वो लीड करेगी, तो V L इज इक्वल टू V नॉट L, और ये रही वैल्यू साइन, और ये रही ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा। देखिए तो पहले हम V नॉट निकाल लेते हैं, तो V नॉट L हम निकालने गए, तो इसको करंट की वैल्यू तो देखिए वही थी, तो लिखोगे I नॉट इंटू XL, I नॉट कितना था, 2 इंटू 10 की पावर -2, और रही बात XL की, तो XL है 4 इंटू 10 की पावर 3, तो ये देखिए 4 2 जा 8, इसी तरीके से वैल्यू 80 वोल्ट आ गया, 80 वोल्ट हमारी आई नॉट आ गई, तो VL की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इस इक्वेशन में आपने लिखा VL बराबर ये V नॉट की वैल्यू हो गई 80 वोल्ट, फिर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, ओमेगा था 10 की पावर 3 t प्लस π/2 रेडियन, ये आपका देखिए आंसर आ गया। अगर ये सवाल आपकी समझ में आ गया है और इससे पहले वाला, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कोई भी सवाल आप लगा लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल मैं और करता हूं जिससे कोई बात कहीं रह ना जाए, आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए सर्किट कंटेनिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड एक्टिव रेजिस्टेंस, ये R है और साथ में ये C है, ये आपका AC सोर्स लगा होगा, पहले से लिख लिया मैंने, होगा यही, कनेक्टेड इन सीरीज इज फेड एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एम्पलीट्यूड इसका V नॉट कितना है, 110 वोल्ट से फेड किया जा रहा है। इन दिस केस द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू I नॉट 0.50 एम्पियर, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज फेड। आई और जो वोल्टेज हमने फेड किया है उसमें करंट का फेज डिफरेंस निकालना है। ऐसे जो सर्किट होते हैं उसमें फेज डिफरेंस कैसे निकालते हो, tan phi बराबर XC अपॉन R, R हमको पता है, XC निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। तो XC निकालने के लिए हमारे पास इम्पीडेंस टोटल है क्या, जी हाँ, ऐसे निकाल सकते हो। देखिए I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, यहां से आपको मिल जाएगा इम्पीडेंस, तो यहां से Z की वैल्यू क्या हो गई, V नॉट अपॉन I नॉट, V नॉट कितना था 110 वोल्ट और I नॉट है 0.50, 220 आ जाएगा,
ये z है, और इस सर्किट में z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यानी z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। हमको एक्सी चाहिए तो ये आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी, 110 वोल्ट, माइनस कुछ और लिख गए क्या, हमें चाहिए एक्सी, ठीक है ये उल्टा लिख दिया है, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या मैं सीधे ही लिख देता हूं, एक्सी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। जेड कितना है, हमने निकाला है 220 वोल्ट, ये क्या है जेड, तो 220 का ओम है माइनस आर 110 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सी विल कम आउट टू बी 110, ये डबल है 110 का, तो वैल्यू आ जाएगी 110 रूट 3 ओम। अब यहां पे 10 फाई लगा दीजिए, 10 फाई होता है एक्सी अपॉन आर, एक्सी हो गया 110 रूट 3 और आर है 110, तो ये रूट 3, इसका मतलब फाई कितना है, 10 फाई बराबर रूट 3, तो फाई बराबर 60 डिग्री। ये फेज डिफरेंस है, और आपका ये सवाल भी देखिए शानदार तरीके से हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम आ गया है, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं 3 क्वेश्चन चैलेंज जो आज के ही टॉपिक पर बेस्ड हैं, और आपको इनका आंसर करना चाहिए, तभी ये बात क्लियर होगी कि आपको समझ में आया है। तो पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके आंसर्स के लिए। मैं 5 सेकंड आपको दूंगा, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर सॉल्व करके आंसर कीजिए। ये चैलेंज नंबर 1 ये आज के ही लेक्चर पर है, अगर आज का लेक्चर देखा है तो उसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे। कहीं मिस कर रहे हो दोबारा आप जाके रिविजिट कर सकते हैं, उस पॉइंट को टाइम स्टैंप लगा मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर करने की कोशिश की होगी, बहुत सरल सवाल है। चैलेंज नंबर 2, इसके लिए भी 5 सेकंड ले लीजिए और इस क्वेश्चन को भी बताइए क्या हालचाल इसके बनते हैं। सारे क्वेश्चन को जरूर निकलेंगे ही, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। फिजिक्स में 150 प्लस आते ही आपका लगभग तय हो जाएगा सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 नंबर है, इसको भी आप बना लीजिए और 5 सेकंड दे रहा हूं जिससे कि आराम से आप पॉज करके नोट वोट कर पाएं। तो उम्मीद है 5 सेकंड हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, जो कि काफी मेहनत से इन डिटेल्ड है, क्लैरिटी के साथ पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो केवल नीट वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। मेरा एक चैनल और भी है अरविंद एकेडमी के नाम से, वहाँ पर मैं क्लास 12th वालों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर बच्चों का बहुत ही प्यार मिला है, जिससे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पर हैं। बच्चों का यही कहना है कि आप बहुत ही आसानी और सरलता से पढ़ाते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि नीट वाले बच्चों के साथ फिजिक्स के डर को दूर कर दिया जाए, आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाकर और सही और डिटेल फिजिक्स पढ़ाकर, जो जरूरत है नीट के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।